नमस्कार सभी दोस्तों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। और हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था पिछले कि जो रॉकफेलर थे और मॉर्गन थे, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे अमेरिका के ऊपर राज किया हुआ था। यानी पूरे जो अमेरिका का नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो इन दोनों के हाथ में था। इन्होंने किस तरीके से उस अमेरिका के ऊपर नियंत्रण किया वो आप लोगों ने देखा पुरानी वीडियोस के अंदर। अब देखते हैं अपने प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या स्थिति थी। 1914 टू 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसमें सबसे पहले क्या, प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था। इंग्लैंड था और जर्मनी था दोनों। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते थे। कहीं ना कहीं बोला इसकी टांग खींच के ले आओ, कहीं ना कहीं से इसको घुसाओ बीच में। अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं कि बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते थे। यानी जितने भी बैंक वाले थे वो युद्ध के अंदर ज़्यादा रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। और जो जितना ज़्यादा पैसा लेगा उतना ज़्यादा कर्जवान होगा, वहाँ से ब्याज आएगा और वो देश है उसके कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इससे बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर होते हैं। इस युद्ध में अकेले रॉकफेलर ने उस समय 20 करोड़ डॉलर कमाए थे। जो रॉकफेलर थे उन्होंने कितने कमाए, 20 करोड़ डॉलर तक पैसे कमा लिए उन्होंने। जबकि युद्ध का खर्च 3000 करोड़ डॉलर आया। करोड़ों लोग मारे गए थे, बर्बाद हो गए थे। यानी कि रॉकफेलर थे, इन्होंने बैंक के थ्रू उन्हें पैसे वैसे दे करके 20 करोड़ डॉलर कमा लिए, और कर्ज था 3000 करोड़ का, खर्च किए थे उस युद्ध के ऊपर। अब इस बातचीत जो कि ग्रे यानी कि इंग्लैंड के विदेश सचिव और हाउस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम्स का प्रमुख सलाहकार था, अब उनके बीच बात हो रही थी। उनके बीच बात हुई जो कि बाद में सार्वजनिक हो गई। उन्होंने क्या कहा था, ग्रे ने कहा था कि इंग्लैंड के विदेश सचिव थे, अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डुबा दे जिस पर अमेरिका के नागरिक हों। यानी ये ग्रे ने कहा था, ये ग्रे क्या था, विदेश सचिव था। इसने कहा कि अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डुबा दे जिस पर अमेरिका के लोग हों। अब हाउस ने क्या कहा इसके ऊपर, हाउस बोला, मेरा मानना है कि अमेरिका में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह हमें युद्ध में ले जाने के लिए काफ़ी है। इन दोनों के बीच बात हुई थी। बोला अगर युद्ध में लेके जाना है तो एक समुद्री जहाज डुबा दो अमेरिका का, अपने आप कूद पड़ेंगे लड़ाई के अंदर, विश्व युद्ध के अंदर। फिर लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा गया और उन्होंने वह जहाज डुबो दिया, जिससे कि 1200 लोग मारे गए, और इसका बहाना लेकर अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था। ये बैंकर्स थे, इन दोनों ने मिलकर के ये कहा कि अपने को अमेरिका को विश्व युद्ध के बीच में लेके आना है। अब लेके आना तो कैसे लेके आएंगे, इन्होंने एक युद्ध जो जहाज़ थी वो जर्मनी के पास भेजी, और जर्मनी के जो तट थे उन पे उन्होंने उसने डुबा दी और वहीं पे मार दिया, उनको मार दिया। तो बोला अमेरिका को मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं बदला लूँगा। अब रूस की क्रांति 1917 के अंदर। अब रूस की ताकत अमेरिका से ज़्यादा होने लगी थी, और तेल का उत्पादन भी अमेरिका से ज़्यादा होने लगा था। यानी रूस था वो क्या, ज़्यादा पावरफुल बनने लग गया था अमेरिका से, कि तेल भी वहाँ ज़्यादा होने लग गया अमेरिका से। अब बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा के साथ साझा की तो उसने इसे समर्थन नहीं किया, और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। बोला सारों को बता दिया, बोला ये इंग्लैंड और ये अमेरिका वाले तो ये करना चाह रहे हैं भाई। और इससे बैंकर्स की नज़र में वो खटकने लग गया, और फरवरी 1917 को रूस में एक जन विद्रोह हुआ और क्रांति हो गई, और यह क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी। अब ऐसी क्रांति हुई, परंतु बैंकर्स ने जर्मनी के माध्यम से लेनिन और ट्रोट्स्की के प्रति क्रांति के लिए $2 बिलियन में मदद की। ट्रोट्स्की के प्रति क्रांति के $2 बिलियन की मदद की, यानी क्रांति उसमें उन्होंने मदद की। जिसके बाद नवंबर में रूस में क्रांति व
साम्यवाद के नाम पर खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकर्स ने एजेंट सत्ता में आ गए। अब यानी कि वो क्रांति करवाने वाले कौन थे? बैंकर्स थे। अब क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजिन लियोन्स ने इन्होंने कहा था कि लेनिन, ट्रोत्स्की और उसके साथी ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1977 में एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया गया। उन्होंने वो क्रांति लेके आई और पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर में के लिए खुला रखा। ये देख सकते हो आप लोग। इसके बाद में 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो बैंकिंग प्रणाली थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस प्रणाली को पैसे बिना अर्थव्यवस्था के यानी कि कम्युनिस्ट विचार के विरुद्ध जाकर 1920 में भंग कर दिया गया, जिसके बारे में एडवर्ड ग्रिफिन ने अपनी पुस्तक द क्रेचर फ्रॉम जैकिल्स आइलैंड में लिखते हैं कि 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों का एक गिरोह वह संचालित करता था। यानी कि ये बैंक थे वो कौन चलाते थे? निजी लोग चलाया करते थे। इनसे न केवल जार के केवल के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडन, जर्मनी और अमेरिकी बैंकों के प्रतिनिधित्व भी शामिल थे इसके अंदर। यानी बहुत से लोग शामिल थे उस बैंक के अंदर। विदेशी पूंजी का हिस्सा अधिकांश इंग्लैंड का ब्रिटिश सरकारों में आया। नए बैंक के विदेश प्रभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त मैक्स मई न्यूयॉर्क के मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी के उपाध्यक्ष थे। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद वर्षों में ब्रिटिश और अमेरिका कारोबार के लिए स्वायत्त संघ के जारी किए गए बड़े और आकर्षक ठेकों के सतत सिलसिला वहाँ देखा जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी भेड़ियों को जल्द ही नए सोवियत संघ का लाभ का एक उपहार मिला। यानी जो लोग वो चाहते थे वैसा का वैसा हो गया। उनके बीच में क्या हिस्सेदारी हो गई, हिस्सेदारी होते वो अपने कंट्रोल में ले आएंगे। एंटनी सीस्टन अपनी किताब वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, इसके सारे सबूत प्रस्तुत करते हैं कि लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन सत्ता में आ गए और वो सही मायने में कम्युनिस्ट थे। सत्ता में आते ही स्टालिन ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकर्स को नियंत्रण में रखा। स्टालिन थे, इन्होंने बैंकर्स को क्या कर लिया था? कंट्रोल में कर लिया था। संस्थाओं की स्थापना, इसमें क्या सबसे पहले यूरोपीय संघों का वास्तुकार जीन मान्नेट ने एक बार लिखा था, ठीक है, जीन मान्नेट ने लिखा कि मनुष्यों के बगैर कुछ भी संभव नहीं, लेकिन संस्थाओं के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है तब अच्छी संस्था इसे बचाती है। यानी जब मानव क्या हो जाए? असफल हो जाए, तो उसे बचाने का काम कौन करती है? संस्था करती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई। अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का सपना देखा और 1919 में दुनिया का लगभग सभी देशों को लेकर के लीग ऑफ नेशन यानी सारे देशों को एक में मिला दें बनाया गया, जो कि बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेशी नीति का नियंत्रण करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR बनाया गया, जो कि अमेरिका सरकार के नियंत्रण में न होकर बैंकर्स की एक गुप्त समूह था। यानी CFR बना अमेरिका का, लेकिन वो अमेरिका का नहीं होकर के कुछ लोगों का था, कुछ बैंकर्स का था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले पर एक खुफिया बैठक चल रही थी। 1954 में आगे इतने आगे, और इस समूह का कोई नाम नहीं था, लेकिन इसका एक बिल्डबर्ग समूह पड़ गया। बिल्डबर्ग
ग्रुप था उनका उस नाम से पड़ गया। बोला यह बैंकर्स का दुनिया का खुफिया समूह माना जाता था जहां से दुनिया की दशा और दिशा तय होती थी। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का ट्राइलेटरल कमीशन यानी त्रिपक्षीय आयोग बना, जिसमें बाद में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ खुफिया समूह के आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण और जहां बैठकर दुनिया का वर्तमान भविष्य तय किया जाता हो। फिर महामंदी कि मंदी कब हुई 1929 टू 1933। प्रथम विश्व युद्ध के तत्काल बाद फेडरल रिजर्व का अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी, यानी जो बैंक था उन्होंने क्या कर दी, अचानक से ब्याज दरें बढ़ा दी, जिससे पैसे में कमी हुई और मंदी आ गई। किंतु रणनीति बदल करके 1920 के अंत में 1929 में एक सस्ता कर्ज देकर अमेरिका के पैसे की मात्रा को 62% बढ़ा दिया गया। स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसे लगाए, इसलिए शेयर का मात्र 10% राशि दे करके खरीदने या बेचने का नियम बना दिया। बोले 10% पैसे दो और खरीद लो या बेच दो। लोगों ने अपनी ज़मीन तक बेच करके सारा धन इस जुए में लगा दिया, क्योंकि उस समय हर कोई इससे लाभ उठाना चाहता था या उठाता हुआ दिख रहा था। जब लोगों का सारा पैसा जुए में लगा तो बैंकर्स ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रैश कर दिया। यानी बैंकर्स ने क्या किया, सारा का सारा पैसा निकाल लिया और उसे क्रैश कर दिया। लोगों की सारी संपत्ति एक दिन में लुट गई। बाकी बैंकर्स कसर ब्याज दरें, यानी बाकी की कसर किसने, ब्याज दरों ने बढ़ाकर पैसे की कमी कर दी, मंदी ला दी और 1929 से 1933 तक महामंदी का दौर रहा, जिससे कि हजारों लोग बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए एवं बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई और आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए और भीख मांग कर खाना तक मुश्किल हो गया था। तो ये सारा क्या था, एक बड़ा प्लान था जो कि कहीं एक जगह बैठ करके सोचा गया था कि हमें ऐसे करेंगे तो इस तरीके से हम लूट सकते हैं इन लोगों को। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं कि फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929 टू 33 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी को जन्म दिया। यानी कि पैसे है वो बनाने बंदी कर दिए, अब बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, महामंदी आएगी। अमेरिकी कांग्रेस संसद यानी सदस्य चार्ल्स मैकफेडन लिखते हैं कि महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे कि वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सकें। यानी वो चाहते थे कि लोग हमारे पास आएं मदद मांगने के लिए, ऐसी कंडीशन लेके आए अमेरिका के अंदर। चार्ल्स मैकफेडन ने बैंकर्स को विरुद्ध बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी भी। अब जो चार्ल्स मैकफेडन थे, इन्होंने इनके विरुद्ध बोला तो इनको मार दिया गया। जहर की वजह से अमेरिकी संसद में ही मर गए। 10 जून 1932 को इनका एक बयान आया कि कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व अमेरिकी सरकार की संस्था है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है और यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेश संबंधों को भी नियंत्रित करता है और यह सरकार बनाता है और गिराता है। फेडरल रिजर्व ओनली फॉर बैंक ये चीज़ कर सकता है कि वो सरकार बना सकता है और बिगाड़ सकता है, गिरा सकता है। चार्ल्स मैकफेडन कहते थे। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड 1933 के बाद आया था। 1933 में कहा था जितना भी गोल्ड जमा है वो वापस नहीं मिलेगा। देखते हैं इनके बारे में क्या था कि 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करने के लिए सभी का सोना लूटने के लिए 10 वर्ष
कि जेल का डर दिखा करके लोगों का सारा सोना हथिया लिया। इन्होंने कहा सभी का सोना लूटने के लिए 10 वर्ष की जेल का डर दिखाकर सारे लोगों का सोना हथिया लिया और तुरंत बाद सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी और जनता के हाथों में सिर्फ कागज़ के टुकड़े थे। अब उनको कहा कि भी जिसके भी पास सोना रहेगा उसे जेल हो जाएगी, आप इसको बैंक में जमा करो, अपना सिक्योर रखो और इसके बदले में आप उसकी रसीद ले जाओ। और जब सारों का पैसा जमा हो गया, सारों का गोल्ड जमा हो गया, तो इन्होंने क्या कहा, बैंक बोला महंगे कर दो और इन्हें बंद कर दो। तुरंत बाद सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी और जनता के हाथ में सिर्फ कागज़ के टुकड़े रहे, रसीदें थी। आज भी अधिकतर लोग, यहाँ तक कि कुछ कम पढ़े लिखे अर्थशास्त्री भी यही मानते हैं कि पैसे अभी भी सोने के आधार पर बनता है, कि पैसा अभी भी सोने के आधार पर बनता है। परंतु यह बात 1933 के बाद लागू नहीं है और लोग अभी भी पिछली सदी में ही जी रहे हैं। कि कुछ लोग सोचते हैं अभी जो सोना है यानी पैसा है वो अभी भी सोने के आधार पर बनता है, सोने के आधार पर नहीं बनता। आप तो कैसे बनाओ, अब तो नोट छापो बस। नोट, सोने का रहस्य पूरा अगली पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है। अब अगली पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी इनकी, देखते हैं, पहले ये तो कंप्लीट हो जाए। जॉन एफ कैनेडी 1961 टू 63, इन्होंने क्या कहा था। अब्राहम लिंकन ने खुद के पैसे बनाने के 100 साल बाद एक राष्ट्रपति ने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की और 4 जून 1963 को कैनेडी ने एक कार्यकारी आदेश 11110 का हस्ताक्षर कर दिए और इस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश चलाने के लिए कर्ज मुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। अब इनको अधिकार भी मिल गया, बोला पैसे छापो जितना मर्जी। उसने फिर फेडरल रिजर्व को अनदेखा करते हुए अमेरिकी सरकार के 4 अरब डॉलर बनाए और जिसकी आज की कीमत 60 अरब डॉलर है, लगभग 4 लाख करोड़। एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया और इसके बाद वे फेडरल रिजर्व को ही समाप्त करना चाहते थे, परंतु इससे पहले कि उनको गोली मार करके हत्या कर दी। बोला बैंक को निपटाएगा, तेरे को पहले निपटाते हैं, चल। उनकी हत्या के बाद में आदेश 110 को निरस्त कर दिया गया। बोला अब कोई पैसा नहीं छापेगा, फिर से गुलाम बन जाओ। चलो अब क्या गए, एक भाषण राष्ट्रपति कैनेडी में कहते। कैनेडी ने क्या कहा था, इनका भाषण देखते हैं। कैनेडी ने कहा, देवियों और सज्जनों, गोपनीयता की एक मुक्त और खुले समाज के विरुद्ध है। खुले समाज के विरुद्ध है, यानी गोपनीयता है वो खुले समाज में नहीं कह सकते। हम लोग स्वाभाविक और ऐतिहासिक तौर पर से एक षड्यंत्र समूह, रहस्यमयी शपथ और गुप्त कार्यवाही करने के विरोधी रहे हैं। आज हम सभी कुछ षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्य रूप से गुप्त योजनाओं पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये कह रहा है हम कुछ जो गुप्त षड्यंत्र है उनके शिकार हो चुके हैं, जैसे बैंक है। ये लोग आक्रमण के बजाय घुसपैठ पर, चुनाव की बजाय धमकी पर और स्वतंत्रता के विकल्प की बजाय तोड़फोड़ पर विश्वास रखते हैं। इन्होंने मानव और भौतिक संसाधनों को लेकर के एक अत्यधिक कुशल सिस्टम बनाया है जिसमें सैन्य, कूटनीति, खुफिया, बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक ताकतें जुड़ी हैं। इनकी तैयारी गुप्त रखी जाती है कि भी जनता को मारना किस तरीके से, गुप्त तरीके से, और प्रकाशित नहीं होती। इनकी गलतियों को दमन किया जाता है, हेडलाइन नहीं बनने दिया जाता एवं उनसे असंतुष्ट लोगों को खामोश किया जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, न ही किसी खर्च पर सवाल उठाया जाता है, न ही कोई रहस्य खोला जाता है, और जो रहस्य खोलने की कोशिश करता है उसे निपटा देते हैं। इसलिए मैं अमेरिका के लोगों को जानकारी देने और सतर्क करने की ज़बरदस्त काम में आपकी मदद मांग रहा हूं, ताकि आप मेरी मदद करें, जिसका कि मुझे पूरा विश्वास है कि आदमी वही बनेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ, स्वतंत्र और स्वावलंबी। हत्या के 7 दिन पहले उनका बयान है और इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनने का षड्यंत्र चल रहा है और जिसमें
जिस जिसे मैं अपना पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूंगा। इसको पद छोड़ने से पहले ही निपटा दिया गया। अब नेक्स्ट है जर्मनी। 1919 टू 1945 के अंदर जर्मनी में क्या हुआ था। अब जर्मनी में क्या है, जर्मनी में ही एक ऐसा देश था जिसमें सही मायने में हिटलर के नेतृत्व में बैंकरों को चुनौती देने की जुर्रत की थी। हिटलर था, बड़ा दमदार आदमी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वह जर्मनी को युद्ध का पूरा खर्च भरना पड़ा था, जो पूरे देश की संपत्ति से 3 गुना था। पूरे देश को बेच देगा तो भी पूरा चुकेगा नहीं। जर्मनी के केंद्रीय बैंक का निजीकरण कर दिया गया। भी बोला जो सेंट्रल बैंक था वहाँ का, उसको निजीकरण कर दिया। वहाँ पे बैठने वाले कोई और थे। और इसके बाद बेहिसाब पैसा बना करके शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध कराया गया। भी पैसा छापने लग गए। एंड शॉर्ट सेल प्रक्रिया को डॉलर राज के साथ अगली पुस्तिका में समझाया गया है। अब क्या है, कह रहे हैं कि इससे 1922 से 23 में जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट आया, जिससे कि बेहिसाब महंगाई बढ़ी। यानी कि जितना पैसा छापोगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, जिससे बेहिसाब महंगाई बढ़ गई और इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और अचानक से इतना पैसा छाप दिया कि इतनी महंगाई बढ़ गई। अब जर्मनी में थोक मूल्य सूचकांक एकाएक बढ़ गया, जिससे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह से शाम तक चीज़ों के दाम दोगुने हो गए। वह एक समय $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक हो गई थी और नोटों की गुड्डियां व्यर्थ ही हो गई थी। अब कह रहे हैं कि जिससे बच्चे का घर बनने जैसे कि खेल खेलते हैं, जिसे आप तस्वीर में देख पा रही हैं, फ्रैंक की कीमत इतनी गिर गई है कि जर्मनी के 10 लाख करोड़ फ्रैंक तक का नोट छापना पड़ा। 10 लाख तक का नोट छापना पड़ गया उन्हें। इस स्थिति में जिम्मेदार बैंकर्स ही थे। लोग बच्चे खेल रहे हैं पैसों से, इतने पैसे छाप दिए उन्होंने। 100 बिलियन मार्क, देखो जरा। नेक्स्ट, रूस के शासक स्टालिन के विरुद्ध बैंकर्स ने हिटलर को खड़ा किया। बैंकर्स के विरुद्ध किसको, हिटलर को खड़ा किया। परंतु बाद में हिटलर ने ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बैंकर्स ने हिटलर को खड़ा किया था किसके, स्टालिन के खिलाफ। लेकिन हिटलर क्या हुआ, बैंकर्स के खिलाफ ही खड़ा हो गया, क्योंकि उसने जर्मन बॉन्ड बैंकों में न देकर सीधे लोगों में खर्च करना शुरू कर दिया। तो उसको क्या करना था, बैंक को देना था बॉन्ड, लेकिन उसने बैंक को न दे करके लोगों पे खर्च करना शुरू कर दिया। हिटलर ने जर्मनी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ के जर्मन बॉन्ड जारी किए थे, और जिनको लेबर ट्रस्टी सर्टिफिकेट कहा जाता था। लाखों लोगों को काम पर लगाया गया और सभी को ट्रस्टी सर्टिफिकेट से भुगतान किया गया। जब कर्मचारी ने सर्टिफिकेट वस्तुओं और सेवाओं के बदले जनता में खर्च किए तो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा काम मिलने लगा। यानी पैसा खर्च हुआ जनता पे तो ज़्यादा पैसा उनको काम मिलने लग गया। 2 साल में ही बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई और फिर देश अपने पैरों पर खड़ा हो गया जर्मनी, जब उसके पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी और महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी तो युद्ध के बर्बाद हुआ जर्मनी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा था। बैंकरों ने बैंक में एकाएक दिवालिया होने की भविष्यवाणी की और पर गलत साबित हुए। बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की आय बहुत अधिक बढ़ाए जर्मनी समृद्ध हो गया। ये किसकी वजह से था, हिटलर की वजह से था। किसने, हिटलर ने वो पैसे वहाँ बांट दिए। अब हिटलर के बारे में बात करते हैं। 1933 1945 हिटलर के बारे में एक व्यक्ति लिखते हैं कि जर्मनी में बिना सोने के और बिना किसी ऋण के 1935 टू 45 के लिए अपनी पूरी सरकार और युद्ध ऑपरेशन का खर्च उठाया। जर्मनी ने बोला कहीं से पैसा नहीं लिया, बैंकर से, ना ही कोई लोन लिया। यूरोप से जर्मनी शक्ति को नष्ट करने के और यूरोप को वापस बैंकरों की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा।
परंतु इस इतिहास किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं पढ़ाया गया। उन्होंने क्या कहा कि यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के लिए, यूरोप के अंदर जो जर्मन शक्ति थी उसको नष्ट करने के लिए और यूरोप को वापस बैंकर्स की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। ये काम करने के लिए उन दोनों को क्या करना पड़ा? एक होना पड़ा। अब हिटलर स्वयं कहता है, हिटलर क्या कहता है कि अगर ज़रूरत कभी लोगों की आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी, तो वे देखेंगे कि इसी ज़रूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया। यानी ज़रूरत होती है अपने पास, तो अपने क्या करते हैं? उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं पूर्णतः, जो कि किसी भी राष्ट्र के कार्य, श्रम, सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योगों को सामने बोने साबित होते हैं। अब ये कहा था अभी इन्होंने, अब उन्होंने देखो ये इस तरीके से नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम आ गया, क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा जारी किया, इसलिए वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना और हिटलर को रोकने के लिए बेहिसाब धन कमाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध करवाया। हिटलर ने क्या किया? हिटलर को रोकने के लिए बेहिसाब धन कमाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध करवाया, यानी हिटलर को रोकना पड़ा। जबकि हिटलर युद्ध नहीं करना चाहता था, उसे युद्ध में उतारा गया, क्योंकि हिटलर था वो अपने देश पे बहुत काम करता था भाई, जिसके बारे में बेडफोर्ड के राजकुमार हस्टिंग रसल ने बयान दिया कि पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और अधिक केंद्रित करने के लिए युद्ध चाहते थे। हिटलर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुओं बनाने की क्षमता है, न कि जब लोग और माल दोनों ही पैसों के अभाव के कारण राष्ट्र रहित के काम अधूरे रह जाएंगे। जब ब्रिटेन और अमेरिका की पूंजीपतियों की नज़र में अधर्म था और अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह जड़ें उखाड़ देता उसकी। अब उसने कहा कि असली धन उसके संसाधनों और वस्तु बनाने की क्षमता है। किसी भी देश का असली धन क्या है? उसके संसाधन और वस्तु बनाने की क्षमता। भी वो कितनी चीज़ें बना सकता है, कितने संसाधन तैयार कर सकता है, वो उसका धन है एक्चुअल में। वो नोट नहीं है उसका धन, वो करेंसी नहीं है उसका धन, और वो इस जर्मनी के पास था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार की करेंसी। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों मिले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलने के बाद यह समझ में आया कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छिपा हुआ है। इसलिए जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपनी स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू किए। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया? अपना एक बैंक बनाया जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू किए और इससे आज़ाद हिंद फौज का बल इतना बढ़ गया कि वह अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती हुई चलेगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब उनके पास करेंसी होगी, पैसा होगा, तो ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट भी होंगे, साधन भी होंगे। यही कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद भी नेताजी और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार पर भारत में नहीं आने देना चाहते थे। यानी वो अंग्रेज़ थे, वो इस चीज़ को इंडिया के अंदर नहीं आने देते थे। भी अगर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनकी अगर ये वाली सोच अगर इंडिया में आ गई तो हम इंडिया पे कंट्रोल कैसे करेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी ने तो ये काम कर दिया था खुद की करेंसी बना करके। नेताजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें यही वो एक बात है
जो कि भारत सरकार देश की जनता से छिपा कर रखना चाहती थी। यानी ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई कि उन्होंने ये भी काम किया था। कोई सी किताब में नहीं है, कोई सी बुक में नहीं है, कोई सी मूवी में नहीं है। भारत की कहानी क्या है भाई? सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। इतनी थी हमारी 1700 ईस्वी के अंदर। यानी अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4%, पूरी दुनिया की 24 यानी 25% ही मान लो, 25% अर्थव्यवस्था थी अपने पास, पैसा था इतना। यानी 1/4 हिस्सा, बाकी 75 पूरी दुनिया का, 25% अपना। आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी और भारत कृषि केंद्रित एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना, चांदी और सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध रही थी। राजा अगर कर भी लगाता था तो धर्म और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों तक लौट आता था। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बांट देते थे। यानी पहले क्या था, सोना बांटा जाता था। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या कहा, दादा भाई नौरोजी ने भी अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दर्शाया। उन्होंने समझाया कि अंग्रेजों ने सारा कर फसल के एक हिस्से की बजाय सोना चांदी पे लगा दिया और सारा धन बाहर ले गए। उन्होंने कर क्या लगाया? उन्होंने सोने चांदी पे कर लगाया। भी हमें कर के रूप में क्या चाहिए? सोना चांदी चाहिए। किसान को अब सारा कर सोने में देना था। फसल बर्बाद होने पर ऋण लेकर उसे भरना होता था, इसलिए वह कर्ज के बोझ तले दब गए। फसल बर्बाद हो जाती थी तो उन्हें ऋण लेकर के उसे भरना होता था, जिससे कि वो बर्बाद हो जाते थे। इससे मुद्रा की मात्रा में कमी आई, शॉर्ट मनी हो गई। भारत के कृषि और उद्योग नष्ट हो गए, पैसे की शॉर्टेज हुई तो भारत गरीब के कुचक्र में फंस गया। पहले गरीब नहीं था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जाने से पहले इस देश के आर्थिक गुलामी को बरकरार रखने के लिए सन 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। अंग्रेजों ने जाने से पहले 1934 के अंदर किसकी की? आरबीआई की स्थापना कर दी, भारतीय रिजर्व बैंक की। 1947 में देश की तथाकथित रूप से आज़ाद कर अपनी व्यवस्था ज्यों की त्यों छोड़ दी। बोला हम व्यवस्था छोड़ दिए, लेकिन हमारी ये आरबीआई यही यहाँ पे रहेगी। इसमें कुछ व्यक्ति उनके थे। भारत के आज़ाद होने के बाद 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, परंतु बैंकों की व्यवस्था यथावत रही। यानी बैंक का जो पैटर्न था वो ब्रिटेन वाला ही है। जॉन एफ कैनेडी द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए और मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गोलब्रेथ की सलाह पर, और 1969 में भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बोला कि ये तो हमारे इंडिया के ही हैं, इनका राष्ट्रीयकरण कर दो। इंदिरा गांधी को लेकर के 1971 में अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर की बातचीत, जिसे कि अमेरिका की सरकार ने 2005 में सार्वजनिक कर दिया था। उनकी बात क्या थी? राष्ट्रपति निक्सन क्या कहते कि इस मामले में इंदिरा गांधी कुत्तिया हैं, ऐसी बात कह दी भाई इसने। राष्ट्रपति निक्सन ने कहा था इंदिरा गांधी, जैसे भी है भाई, लिखा हुआ है बुक में, मुझे नहीं पता। किंजिसन क्या कहते थे? हाँ, भारतीय हरामी होते हैं। राष्ट्रपति निक्सन ने क्या कहा था फिर से कि भारत को ज़रूरत है एक और युद्ध की, सालों को एक युद्ध लड़ने दो। यानी कि एक युद्ध होते ही अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी खराब हो जाती है। अमेरिका की मदद पाकर के 1971 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया
पर पूरी तरह से हारा और उसके दो टुकड़े हो गए। अब देखो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि इन पे युद्ध होना चाहिए, इनको पता चलेगा कम से कम। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान को फंडिंग वगैरह दी, जिन्होंने युद्ध किया, फिर हार गए। उसके दोनों दो टुकड़े हो गए। युद्ध के दौरान तेल कंपनियों ने अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए भारत की मदद करने से इनकार कर दिया, और जिसके बाद इंदिरा ने तेल कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया, और 1973 में भारत में कोई व्यापार घाटा नहीं था और उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार था। 1974 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी बताकर के तेल कीमतें 4 गुना कर दी गई और भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार $629 मिलियन का था, जबकि तेल का आयात $1441 मिलियन का हो गया। भाई देखो, उन्होंने रेट बढ़ा दिए 4 गुना, बोले कि कमी होगी तेल की, महंगे करो तेल के रेट। करते ही हमारे पास पैसे थे पर्याप्त खरीदने के, लेकिन उन्होंने महंगे कर दिए तो इतने का हो गया। भारत का विदेशी कर्ज लेना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कई शर्तें लग गई। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के विरोध में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन हुआ। अब देखो, लोन लेना पड़ गया इंडिया को, पहला लोन इन्होंने लिया मुझे लग रहा है इधर। इसका आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई। अब लोगों ने आंदोलन किया। जयप्रकाश नारायण तो स्वयं ईमानदार थे, परंतु अमेरिका के सहयोग से कुछ गलत लोग आंदोलन में आ गए और 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई और अमेरिका के मित्र सत्ता में आ गए। प्रसिद्ध लेखक इंगदाल लिखते हैं कि हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था और ब्रिटिश के गहरे समन्वय के साथ, यानी इस चीज़ को, इंदिरा गांधी को निकालने के लिए अमेरिका के लोगों ने बड़ी लंबी मोटी साजिश की थी। और 1991 के अंदर देखते हैं, 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे भी इन लोगों का ही हाथ था, क्योंकि राजीव गांधी उनका साथ नहीं दे रहे थे। 1991 में भारत का आर्थिक संकट खड़ा कर भारत का वैश्वीकरण को कुचक्कर में फंसा दिया गया था और इसमें प्रमुख भूमिका रॉकफेलर के सिटी बैंक ऑफ ने अदा की थी। अब देखो भी, इतने बड़े बड़े लोगों को मारने में इन्होंने टाइम नहीं लगाया। नेक्स्ट, 2000 से 2014 में मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना करके देश को खूब लूटा प्रधानमंत्री। अब कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम भी उजागर हुआ। मनमोहन सिंह पहले विश्व बैंक में काम करते थे, यानी पहले कहाँ करते थे, वर्ल्ड बैंक में काम करते थे। बाद में इन लोगों ने उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया, मनमोहन सिंह को। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम आया। मनमोहन सिंह पहले विश्व बैंक में काम किया करते थे और बाद में इन लोगों ने रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया मनमोहन सिंह को, ठीक है। उसके बाद में बना दिया। एक समय ऐसा भी आया था कि सरकार किसी भी दल या गठबंधन से बने, वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह का ही बनना तय था और अंततः ऐसा ही हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव और विदेशी सचिव जैसे पदों पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सहमति के बिना नहीं बैठ सकता। मतलब कि निर्मला सीतारमण जी भी बैठी है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, काला धन आदि मूल्यों पर आंदोलन के कारण जानता है। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, काला धन आदि मुद्दों पर हुए आंदोलनों के कारण
जानता था और ख़ास तौर पर युवक युवकों का और जागृत होकर सड़कों पर उतर आई। और इसी लहर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। बोला उनके घोटाले ज़्यादा हो गए, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। परंतु व्यवस्था परिवर्तन न करके वे भी जाने अनजाने में इसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अखबारों की इस खबरों को पढ़ सकते हैं। देखते हैं अभी कौन सी खबर है। इस तरह से देश के संसाधनों को अगर विदेशों में बेच दिया जाए तो इससे देश को पुनः खड़ा कर पाना असंभव हो जाएगा। यानी कि अगर विदेशों को बेच देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 5 PSU बैंकों में पहली इक्विटी बेचेगी सरकार। NPA बांटने के लिए बैंकों ने हिस्सेदारी 52% तक कम करेगी सरकार, जुटेंगे 3 लाख करोड़। इक्विटी बेच रही है अपनी। अब शुरू होगा बिग बैंग विनिवेश, क्या कह सकते हैं भाई। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण। भारत के किसानों के जमीन हथियाने और कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के इरादे से अंग्रेजों ने 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून बनाया और इस वजह से इंग्लैंड के कारखाने और खेत मालिकों को कभी लाभ मिलता था, लेकिन भारतीय किसान लगातार उसके विरोध में लड़ते थे। यानी कि लाभ किसको मिलता था, इन्होंने क्या बनाया, एक 1994 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। इस वजह से इंग्लैंड के कारखाने और खेत मालिकों को काफ़ी लाभ मिलता था, लेकिन भारतीय किसान लगातार इस विरोध में लड़ते रहते थे। 1945 के बाद भी यह कानून भारत में लागू रहा और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए लगता था कि 2014 के चुनाव में इसकी करारी हार होने वाली है। संभावित हार से बचने और किसानों के संघर्षों के बाद सत्ता जाते देख भोले मतदाताओं को लुभाने का ख्याल 2013 में भारत सरकार ने इसे कुछ हद तक बदलकर किसानों के हित में कर दिया। और कांग्रेस मुक्त भारत के बाद मोदी का अगला उद्देश्य था कि किसान मुक्त भारत हैं, कांग्रेस मुक्त के बाद किसान मुक्त भारत। इसलिए 31 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के मार्गदर्शन में एक अध्यादेश जारी किए जो कि 1894 के भूमि अधिग्रहण के काले कानून भी खतरनाक था। पैसा पाने पर किसान अपना कर्ज चुकाने में, घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई और कुछ लोग शराब और जुए में पैसे उड़ा देते हैं। इस तरह से एक दिन सारा पैसा और ज़मीन पूंजीपतियों को हो जाएंगी और किसान गरीब और बेघर हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है, ब्रिटेन और विश्व बैंक की एक परियोजना के लक्ष्य के अनुसार 2020 तक 2 करोड़ किसान को विस्थापित करके भारत को एक निर्यात केंद्रित, कोऑपरेटिव नियंत्रित व औद्योगिक कृषि मॉडल के लिए तैयार करना है। उनका तर्क है कि परंपरागत भारतीय किसान उत्पादक नहीं, जो पुराने जो उत्पादक हैं, और न ही वो बाजार के लिए खेती करते हैं, यानी वो बाजार के लिए नहीं, अपने घर के लिए खेती करते हैं, इसलिए उन्हें खेती के काम से हटा देना ही बेहतर है। एवं नतीजेतन किसान आत्महत्या करेंगे या जमीन कोऑपरेटिव को सौंपकर शहरों में अकुशल मजदूर के रूप में काम करेंगे। इस षड्यंत्र के विरोध में देश के तमाम संगठनों के साथ मिलकर अन्ना हजारे जी मार्गदर्शन में युवा क्रांतियों में युवा क्रांतियों में युवा क्रांतियों में 24 फरवरी 2015 को हजारों
किसानों के साथ दिल्ली के संसद मार्ग पर चेतावनी प्रदर्शन किया और जिससे कि देश भर में इस काले कानून के विरोध में एक लहर खड़ी हुई। अब अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा कि भाई ऐसा ना करो, किसानों को मारना नहीं बिल्कुल भी। बाबा रामदेव का दमन और असली कारण क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे।